हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस 1857 को लेकर के है। तो 1857 को भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध यही से शुरू होता है। 10 मई 1857 को मेरठ कैंटोनमेंट जो था, सैनिक छावनी थी, मेरठ की छावनी, वहाँ से जो मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने इसको शुरुआत किया था। और उसके बाद राजा राजवाड़ा सभी शामिल हो गए और मुख्य रूप से उत्तर और जो पश्चिम भारत का क्षेत्र है उस समय ये पूरा फैला। और इसके कुछ तत्कालिक कारण तो वही था, गाय और सुगर की चर्बी वाली कारतूस जो रॉयल इनफील्ड में लगता था। और उसके अलावा बहुत सारे कारण थे, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, हैवी टैक्सेशन, और मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो मिलिट्री कॉज सब तो तात्कालिक रूप से ये हो गए। उसके बाद इमीडिएट कॉज के रूप में भी बातें हैं। तो इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे इसमें कि कौन कौन से कारण हुए जिससे ये 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और ये कितना सफल रहा, कितना विफल रहा, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद क्या सब परिवर्तन हुआ इसकी भी चर्चा करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही हम देखेंगे इसमें जो एक लीडरशिप कैसा होना चाहिए, ये क्यों विफल हो गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। तो इसका तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई जिसके कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिकों के बीच यह बात फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के भावना को भड़का दिया और धार्मिक भावना गहरी कर जाने के कारण जो धीरे धीरे ये लोग उनके मन में ये सुलगता रहा विद्रोह, और फिर एक मंगल पांडे के रूप में विस्फोट कर गया। द इमीडिएट ट्रिगर was the introduction of the new Enfield rifle. Its cartridges were removed to be greased with the cow and pig fat, which had to be beaten off before loading. लोडिंग से पहले उसको दांत से काटना पड़ता था। दिस डीपली ऑफेंडेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। अब इसके बाद हम राजनीतिक कारण पर चर्चा करते हैं। तो हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट को अपनाया गया। इसके तहत क्या होता था कि यदि किसी भारतीय राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं होता था तो ब्रिटिश सरकार उसके राज्य को जबरन अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। झांसी और अवध जैसे कई रियासतों को इसी तरह से छीन लिया गया। अंडर द एग्रेसिव डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल male heir, the British annexed their kingdom. These stripped leaders like Rani of Jhansi and their ancestors rule. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं आर्थिक और धार्मिक शासन का भी। तो अंग्रेजों ने किसान पर भारी टैक्स थोप दिए थे जिससे गरीब जनता तंग आ चुकी थी। साथ ही ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। Heavy land taxes ruined the peasants, while aggressive work by Christian missionaries made local feel their traditional religion and culture were under direct attack. अब इसके बाद बार बार जब हम सिपाही विद्रोह की बात करते हैं 1857 का, तो इसको या तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो इसमें इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है मंगल पांडे को, मंगल पांडे की शहादत को। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक युवा सैनिक ने चर्बे वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी। इसके बाद उन्हें फांसी दी गई। ऑन March 29, 1857, a young sepoy named Mangal Pandey refused to use the greased cartridges at Barakpur and fired at British officers. He was captured and later
एक्सक्यूटेड। मेरठ से दिल्ली उसके बाद कूच किया, विद्रोह जो है मेरठ से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, कूच किया। असली विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथी कैदियों को छुड़ाया और दिल्ली की ओर मार्च कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। The formal uprising began on May 10, 1857 in Meerut. The sepoys revolted, broke into prisons to free their comrades, and marched to Delhi, where they declared the elderly Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar as the ruler of India. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो उत्तर और मध्य भारत रहा, जहाँ यह बहुत तेजी से फैला। अलग अलग जगह पर बहादुर नेताओं ने अंग्रेजों का सामना किया। तो मेरठ की छावनी से जो शुरू हुआ था ये स्वतंत्रता संग्राम, ये पूरा उत्तर और मध्य भारत में फैला और अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग जो राजा रजवाड़े थे उनके द्वारा इसको नेतृत्व मिला। तो इसमें इसके बाद सबसे पहला सेंटर बना झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने वीरता से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। फिर आया कानपुर के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ नाना साहब और तत्या टोपे ने कमान संभाला। फिर अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और बिहार की बात करें तो वहाँ पर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों को चुनौती दी। अब सवाल उठता है कि यह विद्रोह सफल रहा कि असफल। तो 1858 के मध्य तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया। इसके असफल होने का मुख्य कारण था यह सीमित क्षेत्र तक ही था। यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से इससे अछूते थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें नेतृत्व की भी कमी थी, खास करके केंद्रीय नेतृत्व की। तो विद्रोहियों के पास पूरे देश के लिए एक केंद्रीय योजना या मजबूत कमांडर नहीं था। सभी अपने क्षेत्रों की समस्याओं के लिए लड़ रहे थे। संसाधनों की भी कमी थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें, टेलीग्राम व्यवस्था और अनुशासित सेना थी, जबकि भारतीय सैनिकों के पास पारंपरिक हथियार थे। तो भले ही यह संग्राम असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों के मन में देशभक्ति का बीज बो दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के 200 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका और यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता एकजुट होकर विदेशी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो सकती है। इसी वजह से इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं दो डिफीटेड दिस वार प्लांटेड द सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। It destroyed the East India Company's rule and proved that united resistance against British rule was possible, earning its title as the first war of independence। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या सब असर हुआ इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद, उसकी चर्चा करते हैं। तो और मतलब धार्मिक ये तत्कालिक कारण के अलावा जो मेन कारण था उसको भी हम समझते हैं। समझा कि कुछ राजनीतिक, कुछ किसान के कारण थे, कुछ सामाजिक नीतियाँ शामिल थी, कुछ धार्मिक कारण भी थे। ये सब चीज़ सब था। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस जो विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय प्रशासन और समाज में क्या सब बदलाव आए, इसको भी देखते हैं। तो पहले था कंपनी का शासन, उसके बाद ये शासन हो गया 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर भारत की कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। मतलब अब महारानी विक्टोरिया भारत की शासक हो गई। पहले जो है कंपनी के समय में जो शासक आते थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब उनको गवर्नर जनरल के बजाय वाइसराय कहा जाने लगा, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। विलय की जो नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, उसको उन्मूलन कर दिया गया। विलय की नीति का अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने माना कि रियासतों को हड़पने की नीति जो डलहौजी ने लागू किया था वही राजाओं में विद्रोह का मेन कारण था। तो इस नीति को ख़त्म कर दिया गया और भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया, बशर्ते हुए ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करें। सेना का पुनर्गठन किया गया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। 1857 में विद्रोह में
हिंदू और मुस्लिम सैनिक एकजुट हो गए थे। इसे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करने के साथ साथ ही जातीय और क्षेत्रों के आधार पर उनका पुनर्गठन किया ताकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना न पनप सके। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। सेना में भारतीय सैनिकों के मुकाबले ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। साथ ही तोपखाने और आधुनिक हथियारों का नियंत्रण अब पूरी तरह से केवल यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा। सामाजिक सुधारों से दूरी बना ली गई। 1857 से पहले ब्रिटिश सरकार सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून मना रही थी, जिसे भारतीयों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल देना बंद कर दिया। अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दूरियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1858 के बाद ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं, बल्कि अपनी सत्ता को अस्थायी बनाना था। जहां एक तरफ उन्होंने प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय समाज को अंदर से विभाजित करने की शुरुआत की और पहल की। तो इस तरह से हमने भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को समझा। कमेंट में लिखे ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।